तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ नागिन का बदला। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। अवंतिकापुर का राजा दुर्जन सिंह बहुत क्रूर व अत्याचारी था। अपनी ही प्रजा को लूटकर राजकोष भरना उसका खास शौक था। विशाल साम्राज्य होने पर भी दूसरे राज्यों पर आक्रमण करके उन्हें अपने राज्य में मिलाने में उसे विशेष आनंद प्राप्त होता था। एक बार दुर्जन सिंह ने पड़ोसी राज्य विशालगढ़ पर आक्रमण किया। लगातार 4 दिन तक घमासान युद्ध चला। 5वें दिन एक सैनिक ने दुर्जन सिंह के खेमे में आकर सूचना दी, महाराज की जय हो, हमारे सैनिकों ने विशालगढ़ के किले पर अपनी विजय पताका फहरा दी है। सेनापति वीरभद्र, विजय की घोषणा करा दो, सैनिकों को विशालगढ़ लूटने का आदेश दे दो। जो आज्ञा महाराज। अगले दिन विजय के मद में चूर दुर्जन सिंह ने विशालगढ़ का राज सिंहासन ग्रहण किया। सेनापति वीरभद्र, हम आज ही अवंतिकापुर लौटना चाहते हैं, शीघ्र ही लौटने की तैयारी की जाए। मैं तुरंत सभी प्रबंध कराता हूँ महाराज। विशालगढ़ का विशाल खजाना व लूट का सारा कीमती सामान सैकड़ों हाथी, ऊंट, घोड़ों पर लदवाया गया और अवंतिकापुर की विशाल सेना ने विशालगढ़ से कूच कर दिया। शाम घिर आने तक वे सब एक जंगल में प्रवेश कर चुके थे। महाराज, रात के अंधेरे में इस घने जंगल को पार करना उचित न होगा, कृपया पड़ाव डालने की आज्ञा दे। वीरभद्र, हम स्वयं भी बहुत थक गए हैं, जंगल में ठहर कर कुछ आराम करना चाहते हैं। दुर्जन सिंह के लिए जंगल में भी राग रंग की व्यवस्था थी। वाह वाह, बहुत खूब नर्तकी, हम तुम्हारे नृत्य से प्रसन्न हुए, यह मोतियों का हार स्वीकार करो, महाराज की जय हो। अगले दिन प्रातः ही दुर्जन सिंह ने वीरभद्र को बुलाया। वीरभद्र, यहाँ से प्रस्थान करने से पहले हम कुछ देर पास के जंगल में घूमकर प्रकृति की मनोहारी छटा का आनंद लेना चाहते हैं, तब तक सबको चलने के लिए तैयार होने का आदेश दे दो। जो आज्ञा महाराज। फिर कुछ देर बाद दुर्जन सिंह वीरभद्र के साथ जंगल में घूमने निकल पड़ा। जंगल में घूमते हुए दुर्जन सिंह एक विचित्र दृश्य देखकर चौंक गया। दोनों सन्यासी के पास पहुंचे। ओ ध्रुत सन्यासी, आंखें खोल और देख, तेरे सामने अवंतिकापुर का महान सम्राट खड़ा है, हमारा अभिवादन कर। मूर्ख। लेकिन ईश्वर की तपस्या में लीन सन्यासी पर राजा के शब्दों का कोई असर न हुआ। ओह, इस ध्रुत सन्यासी को सबक सिखाना ही होगा। तभी एक पेड़ की जड़ के पास विचरण करते एक नाग परिवार को देख दुर्जन सिंह की आंखें चमकने लगी। अरे सांप, एक नहीं तीन तीन, अभी एक सांप को मारकर सन्यासी के गले में डाल देता हूँ, फिर देखता हूँ कि कैसे यह ध्रुत आंखें नहीं खोलता। दुर्जन सिंह तलवार लिए सांप के बच्चों की तरफ बढ़ा और पल भर में ही उसने दोनों सपोलों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अपने बच्चों की निर्मम हत्या होते देख क्रुद्ध सांप ने दुर्जन सिंह पर छलांग लगा दी, मगर इससे पहले कि सांप दुर्जन सिंह तक पहुंचता, उसके भाले ने उसे बेध डाला। फिर मृत सांप को भाले पर ही लटकाए दुर्जन सिंह तपस्या में लीन सन्यासी के पास पहुंचा और अगले ही क्षण दुर्जन सिंह ने मृत नाग सन्यासी के गले में डाल दिया। ध्रुत सन्यासी, तेरे गले में मृत सर्प का यह हार कितना सुंदर लग रहा है। एकाएक सन्यासी का संतुलन बिगड़ा और वह गोल पत्थर से नीचे आ गिरा। वह क्रोधित हो उठ खड़ा हुआ। मूर्ख राजा, मेरे मरे हुए नाग को मेरे गले में डाल, तूने मेरा उपहास ही नहीं किया वरन अपनी मृत्यु को भी निमंत्रण दिया है। जा मूर्ख, एक नागिन ही एक दिन तेरे गले का फंदा बन जाएगी। सन्यासी की आंखों से चिंगारियां की एक प्रचंड लहर निकली और मृत नाग की देह भस्म हो गई। श्राप देकर सन्यासी जंगल की ओर चला गया। सेनापति, इस ध्रुत की कुटिया को जलाकर नष्ट कर दो। सन्यासी की कुटिया को खाक में मिलाने के बाद दुर्जन सिंह वीरभद्र के साथ खेमे की ओर लौट गया। उसे नहीं पता था कि मृत नाग की नागिन अभी जीवित है। राजा दुर्जन सिंह, मैं तुझसे अपने पति और बच्चों का बदला अवश्य लूंगी। अवंतिकापुर लौटने पर दुर्जन सिंह का भव्य स्वागत हुआ। दुर्जन सिंह को सन्यासी की कोई बात याद न रही। वह अभिमान में खोया विलासिता में डूब गया। आखिर एक दिन इंतकाम की आग में झुलसती नागिन दुर्जन सिंह के महल तक आ पहुंची। फिर दरवाजे के समीप ही एक खुली खिड़की से राजा के कक्ष में प्रविष्ट हो गई। बहुत गहरी नींद सोए हो राजा, आज मैं तुम्हें इतनी गहरी नींद सुला दूंगी कि फिर कभी तुम्हारी नींद नहीं खुलेगी। फिर वह खिड़की से कक्ष में कूद पड़ी। फर्श पर गिरने से उत्पन्न आवाज से रानी की आंख खुल गई। अरे, यह नागिन भीतर कैसे आ गई। अभी रानी राजा को जगाने में की सोच ही रही थी कि रानी, तेरे पति ने मेरे पति व 2 बच्चों को मारा है, मैं बदला लेने आई हूँ। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा कदापि नहीं करने दूंगी। मैं भी एक नारी हूँ, अपने सुहाग की रक्षा के लिए अपनी जान तक दे दूंगी।
तभी नागिन को एक नाग कन्या के रूप में परिवर्तित होते देख रानी चौंक पड़ी। मैं अपना बदला अवश्य लूंगी रानी, मेरे सामने से हट जा, अन्यथा मैं तुझे भी डस लूंगी। तभी रानी ने झपट कर शयन कक्ष में ही बने शिवालय में प्रस्थापित शिव की मूर्ति से त्रिशूल उठा लिया। नहीं नहीं, मैं तुझे आगे नहीं बढ़ने दूंगी, इस शिव शक्ति से मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। ओह, इस त्रिशूल के आगे मैं कुछ नहीं कर सकती रानी, आज तो इस शिव शक्ति ने तेरा सुहाग बचा लिया, लेकिन अब मैं पहले राजा को नहीं बल्कि राजकुमार उदय को मारूंगी, ताकि इस दंभी राजा को पुत्र विछोह की पीड़ा का एहसास हो सके। राजकुमार उदय 18वें वर्ष में प्रवेश नहीं कर सकेगा। राजा की आंख खुल चुकी थी। उसने नागिन के शब्द सुने तो उसे जंगल के सभी घटनाएं स्मरण हो आई। रानी, आज तुमने हमें बचा लिया, वरना यह नागिन तो हमें डस ही लेती। महाराज, आपने जंगल में एक नाग व उसके 2 बच्चे को मारने की बात मुझसे क्यों नहीं बताई? रानी, हम विशालगढ़ को जीतने की खुशी में सब कुछ भूल गए थे, लेकिन अब हमें राजकुमारों व अपनी सुरक्षा के लिए सैनिकों को सतर्क करना होगा। उसी दिन राजा ने सेनापति को बुलाया। वीरभद्र, तुम्हें उस सन्यासी का शाप याद है? हमने जिस नाग को मारा था उसकी नागिन अभी जीवित है। आज ही वह महल में आई थी। शीघ्र ही राजकुमारी की सुरक्षा के लिए महल में सैनिकों को तैनात कर दो। महाराज, वह नागिन अवश्य ही महल के आसपास ही कहीं छुपी होगी। यदि आज्ञा हो तो कुछ सपेरों को बुलवाकर उसे पकड़वाने की कोशिश की जाए। ठीक है, लेकिन राजकुमार उदय सिंह को आज से महल से निकलना बंद कर दो और उसकी सुरक्षा के लिए राज्य के श्रेष्ठ योद्धाओं को तैनात कर दो। और राजकुमार उदय सिंह का महल से निकलना बंद हो गया। राज्य के सभी सपेरों को नागिन को खोजने के कार्य में लगा दिया गया। लेकिन महाराज, हम असफल रहे। वह नागिन किसी से बदला लेने चाहती है और ऐसी बिफरी हुई नागिन सपेरों के वश में नहीं आती। सेनापति, इन सब की गर्दन उड़ा दी जाए। दुर्जन सिंह की क्रूरता में कोई कमी नहीं आई थी। समय का पहिया घूमता रहा और एक दिन राजकुमार ने 17 वर्ष पूरे कर लिए। रानी, कल उदय का जन्म दिवस है। यह दिन हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे। स्वामी, मैं राजमहल में इतनी रोशनियां करवाऊंगी कि लोग दीपावली को भी भूल जाएंगे। लेकिन क्या रानी, तुम एकाएक परेशान क्यों हो गई? जल्दी बोलो, खुशी के इस अवसर पर तुम्हारी यह उदासी हमें व्यथित कर रही है। महाराज, शायद आप उस नागिन को भूल गए। उसने कहा था कि वह राजकुमार को 18वें वर्ष में प्रवेश नहीं करने देगी। बेटे के जन्मदिन की खुशी में हम सचमुच भूल गए थे रानी, लेकिन तुम चिंता ना करो, हम महल की इतनी कड़ी सुरक्षा करा देते हैं कि नागिन तो क्या, एक चींटी भी महल में प्रविष्ट न हो सके। अगले दिन महल को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। दूर दूर के राजा व राजकुमार बड़े बड़े उपहार लेकर आ रहे थे। क्षमा कीजिए महाराज, की आज्ञा है कि प्रत्येक उपहार को द्वार पर ही खोल कर देख लिया जाए। राजपुरुषों में कानाफूसी होने लगी। समझ नहीं आता हमारे इन उपहारों को क्यों खुलकर देखा जा रहा है। भाई, हम राजा के मित्र हैं, कोई शत्रु तो नहीं। सुना है किसी नागिन ने राजा को अभिशाप दिया है। उसी नागिन से सुरक्षा के लिए यह प्रबंध किए गए हैं। महल के विशाल कक्ष में उपहारों का ढेर लगा था। सभी राजा बड़े से बड़ा उपहार देकर राजा दुर्जन सिंह को खुश करना चाहते थे। जन्मदिन मुबारक हो राजकुमार उदय, राजकुमार चिरंजीवी हो। तभी राजकुमार उदय को उसके कुछ मित्रों ने घेर लिया। उदय, जन्म उत्सव देखकर तो लगता है कि तुम्हारा विवाह उत्सव हो रहा है। अरे, जन्मदिन पर तो महल ही दीपों से सजा है, विवाह पर तो पूरे नगर में दिवाली होगी। अरे उदय, अब बातें ही चलती रहेगी या मुंह भी मीठा करवाओगे? अवश्य राज सिंह, उधर चलो, उधर भोजन और मिष्ठान का प्रबंध है। सभी मित्रों के साथ उदय भोजन कक्ष में पहुंचा। उदय, हमें ही खिलाते रहोगे या स्वयं भी कुछ खाओगे? लो भाई, तुम्हारे आग्रह पर मैं भी एक लड्डू खा लेता हूँ। अभी उदय ने खाने के लिए लड्डू तोड़ा ही था कि अरे, इस लड्डू में यह कीड़ा कैसे आ गया? उदय, फेंक दो इसे और दूसरा ले लो। अभी उदय सिंह ने लड्डू फेंका ही था कि उसमें से निकला कीड़ा एक विशाल नागिन के में परिवर्तित होने लगा। इससे पहले कि कोई सैनिक उस नागिन को मारने के लिए बढ़ता, वह नाग कन्या में परिवर्तित हो गई और आगे बढ़कर उसने राजकुमार उदय को अपनी बाहों में जकड़ा और अपने विषैले दांत राजकुमार के मस्तक में गड़ा दिए। राजा, मैंने कहा था ना कि मैं बदला अवश्य लूंगी। मैंने तेरे बड़े पुत्र को मार दिया, अब तेरे दूसरे बेटे विजय की बारी है। राजकुमार विजय के दाम्पत्य जीवन शुरू करने से पहले ही मैं उसे डस लूंगी। नाग कन्या
को देख वहाँ मौजूद सभी सैनिक को जैसे काट मार गया था। फिर अपने वास्तविक रूप में आकर वह द्वार से बाहर निकल गई। महामंत्री, तुरंत राजवेद को बुलाइए, अभी अधिक देर नहीं हुई है, वह अवश्य मेरे बेटे को बचा लेंगे। राजवेद ने आते ही राजकुमार की नब्ज देखी। महाराज, विष बहुत भयंकर है। राजकुमार की देह नीली पड़ चुकी है, नब्ज की गति निरंतर मध्यम होती जा रही है। राजवेद, कुछ भी उपाय करो, कोई भी औषधि दो, लेकिन मेरे बेटे को अवश्य बचाओ। महाराज, इस विष को केवल कौस्तुभ मणि ही नष्ट कर सकती है, लेकिन वह मणि कहाँ मिलेगी यह मैं स्वयं भी नहीं जानता। तभी छोटा राजकुमार अजय सिंह आगे बढ़ा। पिताश्री, अपने भैया को बचाने के लिए मैं इस दुर्लभ मणि को लाऊंगा। आप कुछ दिन तक मेरी प्रतीक्षा अवश्य करें। अगले दिन प्रातःकाल ही अजय सिंह कौस्तुभ मणि की खोज में निकल पड़ा। घने जंगलों में भटकते हुए अजय को महीने बीत गए, लेकिन कौस्तुभ मणि का कुछ पता न चला। कितने दिन हो गए जंगलों में भटकते हुए। जिस किसी से भी पूछा उसने यही कहा कि इस मणि का नाम तो सुना है, पर पता नहीं कहाँ पर मिलेगी, पता नहीं कब तक यूं ही भटकना पड़ेगा। यदि जल्द ही वह मणि न मिली तो भैया को बचाना असंभव हो जाएगा। एक दिन चंदन वन से गुजरते हुए अजय को एक नाग कांटों में फंसा दिखाई दिया। अरे, इसके शरीर से तो रक्त बह रहा है, अगर शीघ्र ही इसे कांटों से बाहर न निकाला गया तो यह मर जाएगा। लेकिन नहीं, मैं इसे नहीं निकालूंगा, आखिर इसी के जाति भाई सांप ने मेरे भाई को काटा है। तभी राजकुमार अजय के दिमाग को एक दूसरे विचार ने घेर लिया। नहीं नहीं, मुझे इसे बचाना ही चाहिए। किसी एक की दुष्टता का बदला पूरी जाति से तो नहीं लिया जाता। यह सोचकर अजय घोड़े से उतरा और उसने आगे बढ़कर उस सांप को कांटों से मुक्त कर दिया। तभी वह सांप एक नाग पुरुष में परिवर्तित हो गया। दयालु युवक, मेरा नाम भुजगंक है। तुमने मुझे नया जीवन दिया है, अतः बदले में कुछ भी मांग सकते हो। मित्र, मेरे भाई को किसी सांप ने काट लिया है, इसलिए मैं विषनाशक कौस्तुभ मणि की खोज में निकला हूँ। वीर युवक, वह मणि तो नागलोक में स्थित नागराज चित्ररथ के महल में रखी है। उस मणि की सुरक्षा बड़े बड़े विषधर नाग करते हैं। मित्र, तुम तो स्वयं एक नाग हो, तुम तो मुझे नागलोक पहुंचा सकते हो। युवक, मैं तुम्हें नागलोक के बाहर अवश्य ले जा सकता हूं, क्योंकि नागलोक में मेरा प्रवेश निषेध है। मैं एक निष्कासित नाग हूँ। और अगले ही क्षण भुजगंग अजय को अपने फन पर बैठाकर नागलोक की ओर उड़ चला। नागलोक के पास पहुंचकर भुजगंग ने अजय को नीचे उतार दिया। वह सामने ही नागलोक का द्वार है, यहाँ से आगे तुम्हें अकेले ही जाना होगा। यह मणि रख लो, यह नागलोक में प्रवेश करने में सहायक सिद्ध होगी। मित्र, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। अजय निर्भीकता से नागलोक के द्वार पर पहुंचा। अरे, कौन हो तुम? जानते नहीं नागलोक में मनुष्य का प्रवेश निषेध है। चले जाओ यहाँ से, अन्यथा जान से हाथ धो बैठोगे। अजय ने भुजंग द्वारा दी गई मणि प्रहरियों के आगे कर दी। दोनों की आंखें चौंधिया गई। अवसर का लाभ उठाकर अजय द्वार के भीतर प्रविष्ट हो गया और भागकर एक उपवन में घुस आया। तभी एक रूपसी सर्पकन्या ने उसे बाहों में भर लिया। वास्तव में यह नागराज का शाही उद्यान था, जिसमें राजकुमारी विषपल्लवी अपनी सखियों के साथ आंख मिचोली खेल रही थी। किसी पुरुष का स्पर्श पाकर उसने एकाएक आंखों से पट्टी उतार दी। कितना खूबसूरत युवक है, बिल्कुल मेरे सपनों के राजकुमार जैसा। राजकुमारी अजय को देखकर सम्मोहित सी हो गई। तभी विषपल्लवी की सभी सखियां वहां एकत्रित हो गई तो राजकुमारी का सम्मोहन टूटा। मनुष्य, कौन हो तुम और तुमने नागलोक में आने की हिम्मत कैसे की? राजकुमारी, मेरा नाम अजय है, मैं अवंतिकापुर का राजकुमार हूँ और यहाँ कौस्तुभ मणि लेने आया हूँ। मनुष्य, तुम्हारी स्पष्टवादिता से मैं बेहद प्रसन्न हुई, लेकिन कौस्तुभ मणि को पाना असंभव है। उसे मेरे पिता जी ने बड़े भयंकर नागों के पहरे में रखा है। फिर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ अवश्य करूँगी। तुम अब नागलोक में रह सकते हो। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। राजकुमारी अजय से प्यार करने लगी थी। अजय, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ सदा के लिए मनुष्य लोक जाना चाहती हूँ। विषपल्लवी, मैं स्वयं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन कौस्तुभ मणि मिले बिना यह सब सोचना भी व्यर्थ है। अजय, मैंने इतने दिन व्यर्थ ही नहीं गंवाए हैं। मैंने नाग मठ से नागलोक की अमूल्य निधि वह बिन प्राप्त की है। इसके 7 सुरों से एक धागा निकलता है जो नागों को बांध देता है। अगले दिन विषपल्लवी अजय के साथ उस कक्ष में पहुंची जहां कौस्तुभ मणि रखी थी। लेकिन ठहरो राजकुमारी, राजा चित्ररथ का आदेश है कि कोई भी कौस्तुभ मणि के कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकता। जानते नहीं, मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ, हटो रास्ते से, मुझे जाने दो। राजकुमारी जी, आपके साथ दूसरे लोग का मनुष्य है, हमें क्षमा करें।
जब नागों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया तो अजय ने तलवार निकाल ली और कुछ ही देर में दोनों नाग अचेत हो चुके थे। लेकिन इससे पहले कि अजय विष पल्लवी के साथ आगे बढ़ता, सर्प केतु के होते कोई कौस्तुभ मणि को छू भी नहीं सकता। दुस्साहसी मनुष्य, मैं अभी तुझे जीवित ही निगल लेता हूँ। ये कहानी मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। इसका अगला भाग बहुत जल्द लेके आऊँगा। धन्यवाद।